तो हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने देखा था आर्थिक नीतियाँ जो थी अंग्रेज़ों की। अब देखते हैं उनकी प्रशासनिक संगठन एवं सामाजिक और सांस्कृतिक नीति कैसी थी। देखिए, भारत में ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था ताकि ब्रिटिश शासन को स्थायित्व प्रदान किया जाए। देखिए, वो जो भी काम करते थे अंग्रेज़, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते थे, अपने मतलब के लिए करते थे, ठीक है? तो अगर उन्हें ब्रिटिश प्रशासन जो था, उनका मेन जो गोल था, वो चाहते थे कि मतलब जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी रहे, अच्छी बने, ये भी चाहते थे, क्योंकि ताकि उनकी जो ब्रिटिश शासन है वो स्टेबल रहे, स्थायित्व रहे उसमें। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, नागरिक सेवा, सिविल सर्विस। देखिए, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है? तो अगर पूछा जाए कि नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है? ये ध्यान रखिए। किसी किसी भी चीज़ से इसको याद कर लीजिए, ठीक है? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसने प्रशासनिक व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया तथा नागरिक सेवा में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता को आधार बनाया। तो इन्होंने क्या किया कि भ्रष्टाचार बहुत चल रहा था उस वक्त कंपनी अपनी में, आप जानते होंगे। तो उसको कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका सैलरी बढ़ा दी ताकि भ्रष्टाचार कम हो, और नागरिक सेवा में पदोन्नति के लिए क्या है, वरिष्ठता को आधार बनाया। तो कॉर्नवालिस को जन्मदाता कहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिए ना, नागरिक सेवा का। लॉर्ड बेलिजली द्वारा 1800 सॉरी कॉर्नवालिस ने लोक सेवा का पूरी तरह से यूरोपीकरण कर दिया। तो इन्होंने जो लोक सेवा थी उसका यूरोपीकरण किया। लॉर्ड बेलिजली द्वारा 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो जो लॉर्ड बेलिजली था उसने क्या है, 1800 में क्या है, जो भी नागरिक सेवा में जो भी आते थे उनके युवा, उनके प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया, ठीक है? कहीं ना कहीं उनका प्रशिक्षण कराना पड़ता है ना, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में कंपनी के निदेशकों ने आगे चलकर 1806 ईस्वी में कलकत्ता की जगह इंग्लैंड के हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की तथा यहीं से प्रशिक्षण देना शुरू किया। तो पहले तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, लेकिन आगे क्या हुआ, 1806 में इंग्लैंड के हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाया गया और यहीं से उनको ट्रेनिंग दी। 1833 के चार्टर द्वारा लोक सेवकों के यूरोपीय होने की अर्हता को समाप्त कर दिया गया। तो अब देखिए, पहले तो सिर्फ लोक सेवा में यूरोप के जो लोग होते थे वही हो सकते थे, लेकिन 1833 के चार्टर से इसको समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर द्वारा नागरिक सेवा से संबंधित सारी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होने लगी। तो 1853 से क्या हुआ, मतलब जो नियुक्ति थी वो प्रतियोगी परीक्षाओं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते थे उनके द्वारा होने लगी नियुक्ति। 1860 1866 और 1878 में सिविल सेवा में बैठने की अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 22, 21 और 19 वर्ष कर दी गई। तो इनकी चेंज भी करती गए, इनकी मैक्सिमम एज पहले 22 थी, फिर 21 करी, फिर 19 करी। ऐसा क्यों, मतलब वो चाहते थे कि इंडियंस कम हो, इसलिए एज कम कर दी। हालांकि 19 वर्ष की सीमा बाद में हटा दी गई। 1919 की भारत शासन अधिनियम में सिविल सेवा की परीक्षा को भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों पर एक साथ आयोजित कराने की सिफारिश की गई। देखिए, ये पूरा क्रम चल रहा है कि सिविल सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस होते गए। तो आपको ध्यान रखना है किसने स्टार्ट करी, कैसे चली, जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें क्या है, सिविल सेवा की परीक्षा को भारत इंग्लैंड दोनों जगह आयोजित करने की उन्हें सिफारिश करी। 1835 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो पूछा जाए कि संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कब से हुआ था, तो 1835 के भारत शासन अधिनियम से। कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक है? तो कॉर्नवालिस तो जो था वो जन्मदाता भी था, याद रखिए, नागरिक सेवा का। और इसने कॉर्नवालिस संहिता मतलब कोड प्रस्तुत किया जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। इसमें उसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया, मतलब कि शक्ति अलग अलग देनी चाहिए, है ना? उसने जो कर टैक्स वाला काम था और जो न्याय था उस प्रशासन को अलग कर दिया। उसने कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली तथा जिला न्यायाधीश को न्यायिक और फौजदारी कार्य दे दिए, ठीक है? तो कलेक्टर के पास पहले दोनों शक्तियाँ होती थी, तो बाद में क्या, इसकी जो न्यायिक फौजदारी शक्तियाँ थी वो ले ली और जिला न्यायाधीश को न्यायिक और फौजदारी कार्य दे दिए गए। उसने कर और न्याय को अलग कर दिया। पुलिस सेवा, अब पुलिस सेवा में क्या हुआ पूरा देखेंगे। भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना भी कॉर्नवालिस के द्वारा की गई, ठीक है? ये मतलब आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें अब कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। ऐसे पुलिस वाला
कॉर्नवाला करके थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो किसने की? कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था की स्थापना। कॉर्नवालिस ने जमींदारों को पुलिस कार्य से मुक्त कर एक नियमित पुलिस दल का गठन किया। तो जो जमींदार थे पहले वो पुलिस का काम करते थे, लेकिन इसने क्या है उनको मुक्त कर एक मतलब नियमित पुलिस दल बनाया, मतलब अलग से पुलिस बनाई। इसने थानों को आधुनिक रूप देकर प्रत्येक थाने में एक दरोगा की नियुक्ति की। देखिए अभी भी ये सिस्टम चलता है, तो वो कब से स्टार्ट हुआ, किसने किया, ये सब देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसने थानों को आधुनिक रूप दिया और एक दरोगा की उसमें नियुक्ति की जो भारतीय होता था। दरोगा क्या है? भारतीय होता था। प्रत्येक जिले में जिला सुपरिटेंडेंट का पद सृजित किया गया तथा सुपरिटेंडेंट पूरे जिले में पुलिस व्यवस्था का प्रधान होता था। तो प्रत्येक जिले में क्या होता था? जिला सुपरिटेंडेंट होता था, और वो जो होता था वो पूरे जिले में पुलिस व्यवस्था का मेन होता था, प्रधान होता था। ग्राम स्तर पर पुलिस की जिम्मेदारी चौकीदार निभाते थे, जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी गांव की थी। ठीक है, जो छोटे स्तर पर चौकीदार होते थे, याद रखिए, गांव स्तर पर। न्यायिक सेवा। अब न्यायिक सेवा के बारे में देखेंगे कैसी रही। न्याय के क्षेत्र में एक नवीन पद्धति की शुरुआत की गई। इसके तहत दीवानी तथा फौजदारी कचहरियों के एक श्रेणीबद्ध संगठन का निर्माण किया गया। तो एक नई पद्धति लाई गई, ठीक है, जिससे दीवानी और फौजदारी कचहरियाँ थी उनका एक श्रेणीबद्ध संगठन बनाया गया। हालांकि इस नवीन न्यायिक प्रणाली की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, किंतु इसे कॉर्नवालिस द्वारा सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग की थी वॉरेन हेस्टिंग ने, लेकिन देखिए कॉर्नवालिस का इसमें भी रोल है कि इसने एक सुदृढ़ आधार दिया। हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत स्थापित की। साथ ही रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई। तो याद रखिए कि वॉरेन हेस्टिंग जो न्यायिक व्यवस्था से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, ऐसे याद रखिए। उसने क्या है, जो जितने जिले थे उनमें फौजदारी अदालत स्थापित की। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आपको पता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी सबसे पहले 1773 में। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही हुई थी, ये ध्यान रखिए। कॉर्नवालिस द्वारा प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत का गठन किया। ठीक है, अभी बताया कि हेस्टिंग ने क्या, प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत, और कॉर्नवालिस द्वारा प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत का गठन किया गया, जिसका प्रमुख जिला जज होता था, और इस जिला जज की नियुक्ति नागरिक सेवाओं के जरिए की जाती थी। तो इसका मेन कौन होता था? जिला जज, और इस जिला जज की नियुक्ति नागरिक सेवाओं के जरिए की जाती थी। इसने दीवानी जज या कलेक्टर के पद को पृथक किया। ठीक है, जो दीवानी जज था और कलेक्टर का पद था उसको अलग अलग कर दिया। जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दीवानी अपील हेतु निर्मित 4 प्रांतीय अदालतों में की जा सकती थी। जो जिला अदालत थी उसके अगर आपको अपील करने हैं उसके फैसले के खिलाफ, तो दीवानी अपील हेतु क्या है, निर्मित 4 प्रांतीय अदालतों में वो की जा सकती थी। दीवानी मामलों से संबंधित आखिरी अपील सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि दीवानी मामलों में जो अंतिम अपील थी वो सर दीवानी अदालत में की जा सकती थी। फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीज़नों में बांटा और हर डिवीज़न में एक क्षेत्रीय न्यायालय की स्थापना की। तो याद रखिए कि फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए कॉर्नवालिस ने क्या किया, बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीज़न में बांट दिया और हर डिवीज़न में एक क्षेत्रीय न्यायालय की स्थापना करी फौजदारी मुकदमों के लिए। आगे चलकर 1831 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने क्षेत्रीय न्यायालयों और प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर इनके कार्यों को जिला जज और जिला कलेक्टर को सौंप दिया। ठीक है, तो 1831 में क्या हुआ, जो विलियम बेंटिक था उसने क्षेत्रीय न्यायालयों और प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया और इनके कार्यों को जिला जजों और जिला कलेक्टरों को सौंप दिया। कालांतर में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत के स्थान पर कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आगे जाके क्या है, इनको समाप्त कर दिया, ये दीवानी अदालत और निजामत अदालत, इनके स्थान पर क्या है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय बनाए गए। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कानून बनाने के सारे अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए। आपने ये एक्ट पढ़ाए थे, तो उसमें क्या है कि जितने भी कानून बनाने के अधिकार थे वो गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से विधि आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, तो 1833 में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने लॉर्ड मैकाले जो था उनकी अध्यक्षता में जितने भी भारतीय कानून थे उनका संहिताबद्ध किया, मतलब उनका कोडिफिकेशन किया। करने के उद्देश्य क्या है, विधि आयोग की नियुक्ति की। इस तरह विधि आयोग के प्रयासों से पूरे भारत को न्यायिक रूप से सूत्रबद्ध किया गया। ब्रिटिश शासन प्रणाली कानून के समक्ष समानता की अवधारणा पर आधारित थी। ठीक है, कानून के समक्ष सब समान है। हालांकि न्याय की यह प्रणाली सिर्फ भारतवंशियों पर ही निष्पक्ष रूप से लागू हो पाती थी। यूरोपीय और उनके वंशजों के लिए अलग अदालतों की स्थापना की गई थी। उनके मामलों की सुनवाई सिर्फ यूरोपीय जज ही कर सकते थे। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, अलग यूरोप के लोग जो थे उनके लिए अलग अदालत थी और इनके मामलों की सुनवाई भी सिर्फ यूरोपीय जज ही करते थे। ठीक है, आगे हम उनकी और चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।